हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। दुनिया भर के लोग ये जानते हैं जापान के लोग कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि जहां हम हफ्ते में 48 घंटे काम करने में ही परेशान हो जाते हैं, वहीं पर जापानीज वर्किंग आवर्स के साथ साथ हर महीने 80 घंटे का ओवर टाइम भी करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्हें काम करना इतना पसंद है कि साल में मिलने वाले 20 पेड लीव्स को भी सिर्फ 52.7% लोग ही यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर सभी को छुट्टी लेने से गिल्टी फील होता है। बट सरप्राइजिंगली इतने हार्डवर्क के बाद भी प्रोडक्टिविटी रेट के मामले में जापान यूएस का सिर्फ 2/3 है। हालांकि ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जापान का वर्कलोड कुछ ऐसा है कि हर साल ओवरटाइम की वजह से हुई बीमारियों ने वहां पर 10,000 लोगों की जान ली है। और इसीलिए सवाल जो उठता है ना, वो ये है कि आखिर क्यों जापान के लोग इतना ज्यादा काम करते हैं, और करते भी है तो वहां के लोगों की मेंटल हेल्थ को देखते हुए क्यों वहां की गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई है। वेल, मामला थोड़ा सा पेचीदा है भाई लोग, कोई बात नहीं। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाई जापान वर्क्स सो हार्ड। तो अब तक आप भी समझ गए होंगे कि सबसे हार्ड वर्किंग अगर किसी देश को सही मायने में माना जाए तो वो जापान है, क्योंकि यहाँ की 25% कंपनियों में एम्प्लॉइज हर महीने 80 घंटे का ओवरटाइम करते हैं। यानी रोजाना सभी एम्प्लॉइज अपने 8 घंटे की शिफ्ट खत्म करने के बाद ऑन एन एवरेज 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं, जिस वजह से जापानियों का काम ही उनकी जिंदगी जीने का एक तरीका बन चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हर हफ्ते 40 घंटे के काम और 18 घंटे के ओवरटाइम के बदले किसी भी एम्प्लॉय को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उनका ये ओवरटाइम उनके वर्क शेड्यूल का ही हिस्सा होता है, जो पूरी तरह से अनपेड होता है। ना ही इसके बदले उन्हें कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं, ना ही कोई लीव्स और ना ही कोई रिवॉर्ड। पर अब अगर यहाँ पे आपको ये लग रहा है ना कि ये वर्क कल्चर सिर्फ ओवरटाइम तक ही लिमिटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ओवरटाइम के साथ ही उन्हें अपनी कंपनी की तरफ अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट भी दिखानी होती है, जिस वजह से वहां के कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वालों को सैलरी मैन कहते हैं। यानी जो बंदा किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना पूरा करियर उसी कंपनी के लिए काम करते हुए ही बिताए। और सिर्फ काम करते हुए ही नहीं, बल्कि बंदे को अपनी कंपनी की तरफ इतना कोऑपरेटिव होना पड़ता है कि ऑफिस के लंबे वर्किंग आवर्स के बाद भी उसे अपने कॉलीग्स और टीम के साथ हैंग आउट करने जाना होता है, और अगर वो नहीं गया तो उसे अनप्रोफेशनल और रूड माना जाता है। और यही इंसान कम मशीन की तरह काम करने और वर्कहॉलिक होने का उनका तरीका ऐसा हो चुका है कि अब जापान और हॉलिडे कभी भी एक सेंटेंस में फिट नहीं होते। इसीलिए तो साल में मिलने वाले 20 पेड लीव्स में से भी सिर्फ 52.4% एम्प्लॉइज ही अपने उस लीव्स को यूज करते हैं, क्योंकि बाकी के लोगों को, जैसे मैंने बताया, छुट्टी लेने में गिल्टी फील होता है। इनफैक्ट जापान का वर्क कल्चर बहुत से कंट्रीज के लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक अपीयर होता है, और उसके लिए आपको वहां के किसी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी वहां की सड़कों पे निकलोगे ना, तो मेजॉरिटी लोग अपने कोट्स और ब्रीफ केसेस के साथ ही आपको दिखाई देंगे, और फिर चाहे वो आधी रात हो या अर्ली मॉर्निंग। और ये चीज तो मैंने भी देखी है जब मैं खुद जापान गया था, टोक्यो में। ऐसे ही थोड़ी ना जापान के टोक्यो का नाम दुनिया के ओवरवर्क सिटी में शामिल होता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट जापान ने 2019 में प्रूव भी किया था, जिसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट कर अपने एम्प्लॉइज से हफ्ते में 4 दिन काम करवाकर उन्हें 5 दिन का पे दिया था। और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इतना ज्यादा फायदेमंद आया था कि 4 दिन काम करने के बावजूद प्रोडक्टिविटी रेट 40% बढ़ गया था, क्योंकि एम्प्लॉइज को लिमिटेड काम के साथ एक एडिशनल दिन का पे भी मिल रहा था, जिसने उन्हें एज एन एम्प्लॉय सेटिस्फाई किया। और इसी सेटिस्फैक्शन की वजह से कंपनी का प्रोडक्टिव रेट काफी बढ़ गया था, जिसके बाद कंपनी ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने का डिसाइड किया। और अब इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साफ हो गई थी कि अगर कंट्री को अपना प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाना है तो उसे अपने एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स को कम करना होगा। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनमो के बारे में बताना चाहता हूं, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, और तो और आपको इसमें फॉरेन करेंसी जैसे कि यूरोस और डॉलर में भी 90% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या नीचे जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 400 रुपए डाला तो आपको डायरेक्टली 800 रुपए मिल जाएंगे।
सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, जाओ डाउनलोड करो बाइनमो ऐप और डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड लर्निंग न्यू स्ट्रेटेजीज में यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप के ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क पर होता है, और इसीलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल लगाओ, और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और मनी अर्निंग स्किल भी बढ़ेगी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड बाइनमो नाउ। आई एम अ बाइनोमिस्ट, आर यू? इस टॉक्सिक वर्क कल्चर की दूसरी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज है, जिसकी इंफॉर्मेशन खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर की रिपोर्ट ने दिया था, और बताया था कि ईयर 2000 से 2005 के बीच में 60 लाख लोगों ने एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम किया था, एंड एज अ रिजल्ट उनमें से 300 लोगों को या तो हार्ट इश्यूज हुए थे या फिर उनके ब्रेन पे उसका असर पड़ा था। क्योंकि साइंटिफिकली ये भी बात साबित हुई है कि ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन ब्रेन दिन में सिर्फ 3 घंटे ही प्रोडक्टिवली काम कर सकता है, जबकि जापान में तो लोगों को 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, और ये सब कुछ ब्रेन के लिए प्रोसेस करना उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, जिससे लोगों को लैक ऑफ फोकस या लैक ऑफ मोटिवेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर ओवर टाइम के कारण स्ट्रेस लेवल्स और बढ़ जाते हैं तो उसका असर सीधे हार्ट पे भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से जब ब्रेन स्ट्रेस्ड आउट होता है ना, तब उसमें रिलीज होने वाले एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं और हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसी स्ट्रेस से रिलेटेड इंसिडेंट का एक एग्जांपल है 2013 में हुई जर्नलिस्ट मीवा साडो की मौत, जिन्होंने एक महीने में 159 आवर्स 37 मिनट्स का ओवरटाइम किया था, जिसके बाद हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई थी। हालांकि ओवरटाइम के एडवर्स इफेक्ट का ये कोई पहला केस नहीं था, क्योंकि 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10,000 में से 20% लोग एक महीने में 80 घंटे से ज्यादा का ओवरटाइम करते हैं, और ऐसे में सोचो उन्हें हेल्थ रिस्क कितना होता होगा। और इसी वर्क कल्चर का अगला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वर्कलोड के कारण जापान का बढ़ता सुसाइड रेट। लिटरली जापान में वर्कलोड की वजह से लोगों की मौत होना इतना कॉमन हो चुका है कि इसके लिए स्पेशली उन्होंने कारोशी टर्म तक को इजाद कर दिया है, जिसका मतलब है डेथ फ्रॉम ओवरवर्क। अगर कंट्री के कुछ एक्टिविस्ट की माने तो हर साल जापान में 10,000 लोग कारोशी का शिकार होते हैं, जबकि गवर्नमेंट डेटा इस फिगर को सिर्फ 200 ही बताती है। और जो लोग इससे बच जाते हैं ना, वो अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। यस, दैट ऑल्सो हैपेंस। जापान में कारोशी के साथ ही कारोजीसत्सु यानी ओवरवर्क सुसाइड भी बहुत कॉमन है। सो कारोशी का मतलब ओवरवर्क से मौत और कारोजीसत्सु का मतलब ओवरवर्क सुसाइड से मौत। और कारोजीसत्सु इतना कॉमन हो चुका है कि 2020 में 1918 लोगों ने इसके चलते अपनी जान दी थी। लेकिन जब ओवरवर्क की वजह से जापान के लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जापान में ओवरटाइम और सैलरी मैन दोनों का कॉन्सेप्ट उस वक्त का है जब देश की ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिलिटराइजेशन की वजह से हुई थी, जिसने उसे कुछ ही वक्त में ग्लोबल पावर बना दिया था। लेकिन फिर देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के साथ जापान की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि एक तरफ वॉर की मार थी, दूसरी तरफ कंट्री को अपनी हार का हर्जाना भी तीनों एलाइड पावर्स को देना था। इस सब ने जापान को राख के ढेर से दोबारा शुरुआत करने को मजबूर कर दिया, जिस वजह से वहां लोगों को अपना वर्कफोर्स बढ़ाना पड़ा था। लेकिन इतने सब नुकसान के बाद भी जापान के पास अच्छा खासा पब्लिक का और मिलिट्री और इंडस्ट्रीज का भी सपोर्ट था, जिसकी मदद से उसने अपनी इकोनॉमी को ऐसे बिल्ड किया कि उसकी कंपनीज ग्लोबल मार्केट में compete करने लग गई थी। पर अफसोस लोगों ने इसका सारा क्रेडिट अपनी कंपनीज को दे दिया है, और उन्हीं कंपनीज के लिए अपनी लॉयल्टी साबित करते हुए लोगों ने अपने बच्चों को भी सैलरी मैन का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऐसे सब करने का फल कंट्री को ऐसे मिला कि जापान में लोगों को जरूरत से ज्यादा काम करना ओवर टाइम न लगते हुए सोर्स ऑफ प्राइड लगने लगा। वैसे तो जापान में सैलरी मैन की शुरुआत देश की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए हुई थी, और ऐसा हुआ भी। 1960 से लेकर 1980 तक वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। लेकिन फिर 2010 में चाइना ने जापान के 40 साल के पोजीशन को अपने कब्जे में लेते हुए यूएस के बाद खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी। अब जापान के टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह वहां का लो बर्थ रेट भी है, क्योंकि जापान के पॉपुलेशन का 26% पार्ट 65 एंड
अबव ईयर्स के लोगों का ही है, जो आने वाले 20 सालों में 20% और ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड ऑब्वियसली जिस तरह से लोग वहां काम करते हैं उसका असर उनके हेल्थ पे पड़ता ही है, जो डायरेक्टली कंट्री के बर्थ रेट पर असर दिखा रहा है, क्योंकि लोग मजबूरन अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम अपनी जॉब्स को दे रहे हैं। और ऐसे में चांसेस है कि लेबर फोर्स कम होने की वजह से वहां के लोगों को और भी ज्यादा ओवर टाइम काम करना पड़े। अब सवाल यह है कि अपने वर्क कल्चर को सुधारने के लिए वहां की गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही है? वेल, द फैक्ट इज गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन उन कोशिशों में गवर्नमेंट का साथ ना कंपनीज देती है और ना ही उसके एम्प्लॉइज। क्योंकि कुछ ही साल पहले 2017 में गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट जापान से इंस्पिरेशन लेते हुए प्रीमियम फ्राइडे कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें महीने के किसी एक फ्राइडे को सभी एम्प्लॉइज को 3 बजे ही घर भेज दिया जाता था। और इससे होता ये कि वहां के लोगों को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा लंबा वीकेंड मिल जाता। वैसे तो यह आइडिया जापान के वर्क कल्चर को सुधारने के लिए काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ ड्रॉबैक यही था कि इस कैंपेन को गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया था, जिस वजह से कुछ कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और जिसने किया उन्होंने फ्राइडे एम्प्लॉइज को घर जल्दी भेजने के चक्कर में उनसे कॉम्पेंसेशन में एक दिन पहले और ज्यादा काम करवाने लगे, जिसने इस कैंपेन को पूरा फ्लॉप कर दिया। अपने कैंपेन के फ्लॉप होने के बाद जापानीज गवर्नमेंट उससे सीख लेते हुए अपने यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स का रेशियो बढ़ाने में लगी है, ताकि उनका वर्कफोर्स बढ़े और एम्प्लॉइज को जरूरत से ज्यादा काम ना करना पड़े। हालांकि ये सभी मेजर्स को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस वजह से फिलहाल कुछ सालों तक ये टॉक्सिक कल्चर ऐसे ही चलने वाला है। और ओसीईडी ने अपने रिपोर्ट्स में ज्यादा काम की वजह से होने वाले मेंटल प्रॉब्लम्स का आंकड़ा जो 20% रखा है, पॉसिबल है कि वो जापान की वजह से बढ़ जाए, जिसमें सरवाइव करने वाले लोगों का नंबर और कम हो जाए। लेकिन इसका खुलासा जापान कभी नहीं करता। और ऐसे में फ्रेंड्स, आपको ये नहीं लगता कि जापान को इस कल्चर को सुधारने के लिए कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए? वेल, आपकी क्या राय है इस विषय में? नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला या आप अपनी संवेदना जापानीज लोगों के लिए व्यक्त करना चाहोगे तो एक लाइक जरूर ठोकना इस वीडियो को। नए हो इस चैनल पर अभी सब्सक्राइब करो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल, क्यूरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलने वाला है, जो आपका नॉलेज बढ़ाते रहेगा। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।